हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 12th के लिए अभिव्यक्ति और माध्यम का जो दूसरा पाठ है, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, 2 वीडियो इस चैप्टर की पहले बना चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार परक लेखन की श्रेणी में किन किन सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन समझिएगा, विचार परक लेखन की श्रेणी में किन किन सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। समाचार पत्रों में समाचार तथा फीचर के अतिरिक्त कुछ विचार परक लेख भी छपते रहते हैं। आपने देखा होगा जिसमें एडिटोरियल पेज होता है, संपादकीय पेज होता है। कुछ अखबारों की पहचान तो उनके वैचारिक लेखों से स्पष्ट होती है कि फलां अखबार का जो संपादकीय पेज है उसमें बड़े अच्छे लेख होते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले विचार परक लेखों से ही उस समाचार पत्र की छवि का निर्माण होता है। जिसमें जितना ज़्यादा अच्छा लेख छिपा होगा, ज़्यादा विचार परक लेख छिपा होगा, उसी के अनुसार समाचार पत्र की छवि बनेगी कि फलां अखबार में अच्छा लेख लिखा जाता है, अच्छा लेख छपा होता है। समाचार पत्र के संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले अगर लेख तथा टिप्पणियां आदि विचार परक पत्रकारीय लेखन में समाहित किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों तथा वरिष्ठ पत्रकारों के स्तंभ भी विचार परक लेखन में जोड़े जा सकते हैं। प्राय समाचार पत्र के संपादकीय पृष्ठ के सामने ही, जो संपादकीय पृष्ठ होता है उसके सामने ही विचार परक लेख अथवा कोई टिप्पणी या स्तंभ प्रकाशित किया जाता है। जो विचार परक लेख है उसमें किसी विषय का विशेषज्ञ या कोई वरिष्ठ पत्रकार किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर, विषय पर या किसी समस्या पर विस्तार पूर्वक चर्चा करता है। इस प्रकार लेख में लेखक के विचार मौलिक होते हैं, वे तथ्य और सूचनाओं पर आधारित होते हैं। लेखक विषय का विश्लेषण करते हुए तर्क सम्मत शैली के द्वारा अपने विचार प्रकट करता है, अपना दृष्टिकोण प्रकट करता है। इस प्रकार लेख लिखने से पहले लेखक को काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है। वो जो जानकारी जो लिखेगा उसके बारे में जानकारी जुटानी पड़ती है और विचार परक लेख लिखने से पहले अन्य वरिष्ठ पत्रकारों के विचारों को अच्छी प्रकार से जान लेता है। विचार परक लेख उसकी शैली होती, मौलिक होती है, उसमें बनावट नहीं होती, रियल होती है। इस लेख में प्रारंभ होता है, मध्य होता है और अंत होता है। प्राय लेख का आरंभ किसी ताज़ा घटना से, ताज़ा प्रसंग से के विवरण से किया जाता है। धीरे धीरे विषय के बारे में अपने विचार व्यक्त करता है। अंग्रेजी में खुशवंत सिंह अंग्रेजी के जो राइटर होते थे अपने विचार परक लेखों के लिए प्रसिद्ध थे। उनके ऐसे लेख हिंदी समाचार पत्रों में प्रकाशित होते रहते हैं। एक उदाहरण देखिए, हेडिंग है दया भाव। अंतः मन की कोमलतम संवेदनाओं का दूसरा नाम है दया। किसी भी व्यक्ति के अंतःकरण हृदय में इसकी उत्पत्ति कल्याण भाव से ही होती है। दया भाव से प्रेरित व्यक्ति दुखियों की मदद के लिए आगे बढ़ता है, उनके दुखों में भागीदार हो जाता है। दया भाव से प्रेरित व्यक्ति को न तो किसी हित लाभ की अपेक्षा रहती है और न ही अपनी प्रशंसा की ललक रहती है कि कोई मेरी बड़ाई करे। उसे किसी दुखी व्यक्ति के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट देखने मात्र से जिस नैसर्गिक और स्वर्गिक आनंद की अनुभूति होती है उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। दया सर्वव्यापी भाव है। विचारक एवं कवि श्रीमन नारायण के शब्दों में दया निर्दयी के मन में भी वास करती है। जिस तरह मरुस्थल में मीठे खजूर उगते हैं, उसी प्रकार निर्दयी दिल में भी दया के भरपूर अंकुर होते हैं। संभवतः निर्दयी व्यक्ति को दया का एहसास समाज को देर से हो पाता है, क्योंकि दया भाव की अपेक्षा उसके मन में निर्दयी भाव अधिक सघन होते हैं। इसके अतिरिक्त जैसा कि जयशंकर प्रसाद कवि लिखते हैं, दूसरों की दया सब खोजते हैं और स्वयं करनी पड़े तो कान पर हाथ रख लेते हैं। भी दूसरे मुझ पर दया करे। दूसरों की दया सब खोजते हैं और खुद करनी पड़े तो कान पर हाथ रख लेते हैं कि हमने सुना नहीं।
संभवतः निर्दयी अपने निर्दयी होने के पीछे अपने ऊपर हुए अत्याचारों का बखान करके दूसरों की दया का पात्र बनना चाहता है। लेकिन जब उससे दया की अपेक्षा की जाती है तो या तो वह मुंह मोड़ लेता है या कानों पर हाथ रख लेता है। हाँ, यदि उसे दया भाव के पीछे आत्म प्रशंसा की झलक भी मिलती है कि मेरी बड़ाई होगी, उसका स्वार्थ पूरा होता दिखाई देता है, तो क्षण भर के लिए दया के मार्ग को चुन लेता है। प्रेमचंद के अनुसार दयालुता दो प्रकार की होती है, एक में नम्रता, दूसरी में आत्म प्रशंसा। नम्रता भाव से की गई दया निस्वार्थ होती है। ऐसे व्यक्ति दया के बदले कुछ भी नहीं चाहते। लेकिन आत्म प्रशंसा, उसमें स्वार्थ भाव होता है, कल्याण भाव नहीं होता। दया करते समय उसकी कल्याण भावना उनके स्वार्थ पिंजर में कैद हो जाती है। उनकी दया तभी अवतरित होती है जब यह सुनिश्चित हो जाता है कि उनकी दया भाव से उनका हित संवर्धन होगा, अब उनकी भलाई बढ़ेगी। लेकिन दया में इस प्रकार का शर्त भाव रखना उन्हें ईश्वरीय साधना से विरत करता है, अलग रखता है। निष्प्रय कल्याण भाव से दया का उत्सर्जन ईश्वर की सच्ची प्राप्ति की दिशा है। समाचार टिप्पणियां देखिए। समाचार पत्रों में विचार परक लेखन के अंतर्गत अलग अलग तरह की विषयों पर टिप्पणियां भी लिखी जाती हैं। इनकी भाषा सरल सहज होती है। टिप्पणियों के विषय में संक्षिप्त सूचना देते हुए लेखक निजी राय भी व्यक्त करता है। अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि टिप्पणी उन पाठकों के लिए होती हैं जिनके पास संपूर्ण पूरा आलेख, रिपोर्ट और फीचर पढ़ने का समय नहीं होता। ये यहाँ सुप्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी, कमेंटेटर, प्रसिद्ध विशिष्ट खेल लेखक सुनील गावस्कर द्वारा लिखित ईडन गार्डन पर हुए भारत दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट मैच की टिप्पणी दी जा रही है। हाशिम अमला चाहते हो तो मैच ड्रा हो जाता। हाशिम अमला चाहते तो मैच ड्रा हो जाता। सुनील गावस्कर की विशेष टिप्पणी। सुनील गावस्कर की विशेष टिप्पणी देखिएगा। टेस्ट मैच शुरू होने के कुछ दिन पहले तक ईडन गार्डन की पिच के बारे में काफ़ी कयास का मतलब अनुमान लगाए जा रहे थे। भारत को छोड़कर के दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहां पिच को लेकर इतनी अस्पष्टता हो। ना ही भारत के अतिरिक्त किसी अन्य देश के लोगों में किसी मैच की पिच को लेकर इतनी उत्सुकता है। बावजूद इसके 22 गज की पिच पर भारत में खेला गया क्रिकेट इस खेल के रोमांच को और ज़्यादा बढ़ाने का काम करता है। ईडन गार्डन की पिच ने बिल्कुल वैसा ही चरित्र दिखाया जिसके लिए वो जानी जाती है। पिच पर 7 शतक लगे। इसके बाद मैच का परिणाम निकला। पिच 5 दिन खेलने के लिए बेहतरीन रही, यहाँ तक कि 5वें दिन युवा ईशांत शर्मा की गेंदों की अच्छी गति व उछाल मिल रहा था। इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं, ठीक ठाक टर्न मौजूद था। खराब फॉर्म के कारण आलोचना झेल रहे हरभजन सिंह ने शानदार गेंदबाजी कर 5 विकेट लेकर करारा जवाब दिया। उन्हें दूसरे छोर से अमित मिश्रा और ईशांत ने भी बराबर का साथ दिया। यही वजह रही कि जहीर खान की गैर मौजूदगी में के बावजूद मेज़बान टीम दक्षिण अफ्रीका को समेटने में सफल रही। अकेले अपने दम पर मैच बचाने की कोशिश में अंत तक जुटे रहे हाशिम अमला की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। उनका रक्षण बेहद मजबूत था। मेरे लिए इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है कि अमला ने अंतिम सत्र में कई रन देने से मना कर दिया। अगर वे ऐसा नहीं करते तो दक्षिण अफ्रीका मेज़बान टीम को दूसरी पारी खेलने पर मजबूर कर देता, तो मैच ड्रा रहने की संभावना प्रबल होती। अमला को हालांकि शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों से बिल्कुल भी मदद नहीं मिली। अगर शीर्ष क्रम निचले क्रम से कुछ सीख लेता तो हालात दूसरे हो सकते थे, मगर भारतीय खिलाड़ियों का मिला जुला प्रयास था जिसने उसकी बादशाहत बरकरार रखने में मदद की। शाबाश भारत। ये दैनिक जागरण से लिया गया था यह आलेख। तो इस तरह की जब टिप्पणियाँ लिखनी हो या विचार परक लेख लिखे जो संपादक ये पृष्ठ पर लिखे हुए होते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।